अगला है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। यानी जो वैश्वीकरण है तो उसको संभव किन कारणों से वो संभव हुआ, उसका जो है मुख्य कारण क्या है, कारक उसी को कहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी में तेजी से उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही है। यानी जो हमारा प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है, तो ये जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के लिए जो है उत्प्रेरक, यानी उसके लिए जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जी, तीव्र परिवहन ने काम लागत पर लंबी दूरी तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को संभव बनाया है। दूसरा जो है, ये जो है तीव्र परिवर्तन, आज के समय में अगर देखें तो हमारा जो है परिवहन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तीव्र हो गया है। हम एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए जो है अब बहुत ही कम समय लगता है। तो इससे भी जो है वैश्वीकरण में बहुत ही संभव बनाया है। क्योंकि पहले के समय की अगर बात करें तो एक सामान को दूसरे देश में ले जाना इतना आसान नहीं था। उसमें बहुत ही समय लगता था, पूंजी लगती थी। लेकिन आज जो है समय बहुत ही कम लगता है, पूँजी में भी अब बहुत कमी आई है, हालाँकि अभी भी लगती है, लेकिन पहले के मुकाबले नहीं। अब हर एक व्यक्ति अगर जिसकी आय अच्छी है, तो वो जो है वैश्वीकरण से जो है अपना व्यापार चला सकता है। वो जो है विश्व में अपने सामान को बेच सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये भी एक है तीव्र परिवहन इसका कारण। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसको आकाश की ऊँचाइयों तक पहुँचाया। इसमें जो सबसे मुख्य है ना, वो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आज के समय में जो है ना, सूचना हर एक देश को, हर एक लोगों की सूचना होती है। वहाँ किस तरह से हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं है, वहाँ की बाज़ारों में क्या कमी है। तो इसको हम देखकर जो है अपना जो है हम देखते रहते हैं कि क्या उधर हमारा काम चल सकता है। तो ये जो है इसको एक अलग ऊँचाई तक पहुँचाया है। कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा ने इस प्रक्रिया में अत्यंत सरल बनाया है। विज्ञापनों की विशाल दुनिया ने इस प्रक्रिया को और तेज़ी दी है। अब है जैसे कि हम देखें कि उदारीकरण, विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार। उदारीकरण क्या है, विदेशी निवेश क्या है और विदेशी व्यापार क्या है? तो इसमें देखते हैं कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों, प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, उदार, बिल्कुल उदार, यानी कि किसी के पक्ष में होना। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों, प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया। सरकार जो है व्यापार अवरोध यानी कि सीमा शुल्क, जैसा कि व्यापार में हर एक देश सरकार जो है हर एक देश में व्यापार नहीं कर सकता है सभी कोई, क्योंकि सरकार वहाँ कर लगाती है कि व्यापार करने के लिए आपको हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो सरकार जो है क्या करती है कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को, प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी जब सरकार जो है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनके पक्ष में जब हम फैसला लेती है तो उसको उदारीकरण कहते हैं। सिंपल सा इसका अर्थ है। आयात कर, सीमा शुल्क और लाइसेंस आदि उदारीकरण है। जैसे इसमें उदाहरण हो गया आयात कर, सीमा शुल्क और लाइसेंस आदि बाधाओं से व्यापार को मुक्त करना उदारीकरण हो गया। इस प्रक्रिया में व्यापार को अवरोधों से मुक्त के लिए उदार सरकार व्यापार के लिए नीतियाँ बनाती है, इसको उदारीकरण कहते हैं। यानी सरकार जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में जो नीति बनाती है, यानी कि उनके पक्ष में, यानी उनसे उनको फायदा होता है, तो उसको हम उदारीकरण कह देते हैं। व्यापार अवरोध, व्यापार में अवरोध क्या है, क्या क्या दिक्कतें आती है, तो हम उसको पढ़ेंगे कि अपने स्थानीय उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण देने के लिए सरकार ने आयात कर, सीमा शुल्क और कोटा निर्धारण जैसी नीतियों अपना रखी है। इन नीतियों के कारण विदेशी उत्पादकों के माल की कीमत स्थानीय उत्पादकों के माल की कीमत से बहुत अधिक हो जाती थी। दरअसल अगर हम पहले की बात करें तो क्या करती थी, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सरकार ने जो है हमारी चीज़ों को जो है बेचने के लिए, हमारे बाज़ार को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, विदेशी को तो बिल्कुल बंद ही कर दिया। लेकिन कुछ सरकार ऐसे होती है कि क्या करती है कि अपने सामान को जो है बाज़ार में भिजवाने के लिए क्या करते हैं कि विदेशी जो है सामानों को जो है वो पहले तो उनका सीमा शुल्क लगा देती है कि हमारे देश में अगर आएगा तो उसमें सीमा शुल्क लगेगा। आयात शुल्क यानी आप अगर हमारे देश में बेचोगे तो उसका हमें कर देना पड़ेगा। कोटा निर्धारण करती है कि इतना ही आप बेच सकते हो। तो ये सब जो नीतियाँ बनाती है ना, ये क्या करती है कि विदेशी कीमतें बढ़ा देती है, क्योंकि वो जो विदेशी सामान है, अब आप देखिए उसको लाने में पैसे लग रहे हैं, वो सरकार को पैसा दे रहा है, बनाने में पैसे लग रहे हैं, तो वो जो है उसकी कीमत बढ़ेगी ही, क्योंकि उसको अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों बेचेगा? कीमत उसकी रहेगी, और क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा रहेगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, लोग वो खरीदेंगे नहीं। ये हो जाता है, तो ये सब जो है दिक्कतें होती थी पहले।
अब नहीं है ऐसा। ये सभी विदेशी व्यापार को हतोत्साहित करते हैं। ये जो सभी कारण थे ना, वो जो है विदेशी व्यापार को हतोत्साहित यानी निराश करते हैं। इन सब को ही व्यापार अवरोध कहते हैं। और ये सब जो कारण है ना, इसी को कहते हैं व्यापार अवरोध। विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार। विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो भारत सरकार ने क्या किया था कि विदेशी निवेश पर जो है प्रतिबंध लगा रखा था। उस समय घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दिया जाता था। 1950 से 1960 के दशक में देश ने नए नए उद्योग स्थापित किए। अवस्था के में आयात की प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों के आगे नहीं बढ़ने देती। इन संरक्षण जरूरी था। दरअसल बात यह था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो है अगर विदेशी सामान उस समय भी हमारे देश में बिकता तो हमारा जो खुद का बनाया हुआ सामान था वो उसको बाजार में उससे जो है मुकाबला करना पड़ता विदेशी सामान से। और उससे जो है हमारे जो लोग हैं उनकी सामान बिकती नहीं। तो हमारा जो है एक तरह से हमारे जो लोग का जो हमारा जो बाजार है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती। क्योंकि जो विदेशी लोग बेचते हैं वो तो अपने देश में उनका फ़ायदा होता है। उससे भी सरकार को फ़ायदा होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसमें कहा गया कि जब 1950 और 60 के दशक में जो देश में नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे तो इस अवस्था में आयात की प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को आगे बढ़ने नहीं देती। तो इनका संरक्षण जरूरी था उस समय। इस समय कुछ खास चीज़ों जैसी मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की अनुमति थी। इस समय जो थी देश में सिर्फ जैसे मशीन जो हो गई उनकी यानी उर्वरक खाद की और पेट्रोलियम जो है यानी पेट्रोलियम जो है उसका ही आयात की अनुमति थी और किसी चीज़ की आयात की अनुमति नहीं थी। विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार। विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। ये हमने ऊपर पढ़ा। उस समय घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दिया जाता था। 1950 और 1960 के दशक में देश में नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे। इस अवस्था में आयात की प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को आगे नहीं बढ़ने देती। इनका संरक्षण जरूरी था उस समय। इस समय कुछ खास चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति थी। अब विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार। तो 1991 के बाद सरकार ने अपनी नीतियों में व्यापक बदलाव किया। अब जब 1991 का वक्त आया तो उस समय जो है सरकार ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव किए कि अब जो है समय आ गया है कि हम विश्व के बाजार से प्रतिस्पर्धा करें और इससे उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादकों का प्रदर्शन और क्षमता में सुधार होगा। अब जब 1991 का दशक आया तो सरकार ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम जो है विदेशी व्यापारों से प्रतिस्पर्धा करें। इससे क्या होगा? उत्पाद में गुणवत्ता होगी। यानी जब विदेश के चीज़ें आएंगी जैसे दूसरे दूसरे चीज़ों की जब उत्पादक चीज़ें आएंगी तो उनकी चीज़ें अगर अच्छी रहेगी तो लोग उनको पसंद करेंगे। तो जो हमारे देश के लोग हैं वो जो है अपनी चीज़ों बेचने के लिए क्या करेंगे? वो भी अपनी चीज़ों को और अच्छा बनाएंगे, उनकी गुणवत्ता में और सुधार करेंगे ताकि उनकी चीज़ें बिके। जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में जो है सुधार होगा। साथ ही जो है उनकी उत्पादकों के प्रदर्शन की क्षमता में भी सुधार होगा। विश्व के कई प्रभावकारी संगठनों ने इस निर्णय का समर्थन भी किया था जब उस समय भारत में ने जो है नीतिगत बदलाव किए थे। अतः उदारीकरण की नीति को अपनाया और विदेशी व्यापार को निवेश से अवरोध हटा दिया। और जो है विदेशी व्यापार के जो है निवेश से जो है भारत में आने से जो है अवरोध हटा दिया गया, बाधाएं हटा दी गई। इससे उत्पादकों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की आज़ादी दी गई। इसमें जो है उत्पादकों को मुक्त रूप से जो है निर्णय लेने की आज़ादी मिल गई थी। वे क्या उत्पाद करना चाहते हैं और क्या आयात निर्यात करना चाहते हैं। यानी वो क्या जो है भारत में लाना चाहते हैं, क्या भारत में बनाना चाहते हैं कंपनियों को। विश्व व्यापार संगठन। अब हम अगर देखें विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो क्या है ये कि जैसा कि आपको मालूम है कि 1991 के बाद भारत द्वारा अपनाई उदारीकरण की नीति का विश्व ने के अनेक संगठनों ने समर्थन किया था। हमने ये अभी पीछे पढ़ा। उनमें सबसे प्रभावशाली संगठन था विश्व व्यापार संगठन प्रमुख था। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उदार बनाना है, यानी उसको जो है और सरल बनाना है। यह संगठन विश्व व्यापार के नियमों और व्यापारों को निर्धारण करता है। ये जो संगठन है वो क्या करता है कि विश्व व्यापार के नियमों को और फिर व्यवहारों को जो है निर्धारण करता है।
सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। वर्तमान में 2016 के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या 164 है। वर्तमान में अगर 2016 के अनुसार की हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 164 देश इसके सदस्य हैं। ये सब बिल्कुल आपको याद रखना है, ये सब आ सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार व्यवहारों पर विवाद, इस पर जो है कुछ विवाद भी है, तो वो हम देख लेते हैं कि वास्तव में यह संगठन विश्व के विकसित देशों की पहल पर बना है। ये जो संगठन क्यों बना था? विश्व के विकसित देशों के पहल पर। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि विकसित देशों ने ही पहल क्यों की? क्योंकि देखिए, जो विकसित है, क्योंकि वो विकसित है, वो हर एक चीज़ उनके देश में मिल रही है, वो खुद बना रहे हैं। वो अब क्या चाहेंगे कि वो जो है अपनी चीज़ों को बेचे दूसरे देशों में। जो विकासशील देश है वो तो अभी तो उनके अंदर जो है पूरी तरह से वो विकसित हुए ही नहीं हैं, तो वो तो अभी चाहें, उनके पास क्षमता ही नहीं है दूसरे देशों को बेचने की। तो जो विकसित देश है वही पहल करेंगे इसकी। व्यवहार में हमेशा इस संगठन ने अन्नदाता देशों की पक्ष लिया है। और व्यवहार में जो है इस देशों ने हमेशा जो है अन्नदाता, यानी जो जो इस संगठन में पैसे देते थे उनका इन्होंने पक्ष लिया। धनी और विकसित देशों के अनुचित व्यवहार पर चुप्पी साधी और उनको अनदेखा कर उनका साथ दिया। उन्होंने क्या किया? क्योंकि अन्नदाता देश यानी उनके लिए अन्नदाता देश कौन है? जो विकसित देश है। क्योंकि विकासशील देश ना ही इसमें उन्होंने इसका जो है मांग किया, ना ही इसमें वो पैसे देंगे। तो जो विकसित देश है वही इसको पैसे भी देंगे। तो ये जो था संगठन, उसने जो है इसका ही हमेशा समर्थन किया, चाहे वो क्यों ना गलत ही उसने किया, चाहे क्यों ना विकसित देश गलत ही कर रहे हो, वो जो है चुपचाप देखता रहा। ये जो संगठन है, विकासशील देशों ने हमेशा एक संगठन के पक्षधार पूर्ण व्यवहार की आलोचना की। और जो विकासशील देश है उसने हमेशा इस संगठन का जो है पक्षपात पूर्ण व्यवहार की आलोचना की है। इस संगठन ने हमेशा विकसित देशों द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा। इस संगठन ने जो है हमेशा विकसित देशों द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा और विकसित देशों को इन अवरोधों को हटाने के लिए मजबूर किया। और जो विकसित विकासशील देश थे उनको इन अवरोधों को हटाने के लिए मजबूर किया। इसके विवादों का एक उदाहरण आगे दिया गया है। दरअसल हम एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार व्यवहार विवाद का उदाहरण है ये। तो इसमें है कि आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग जो है कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकासशील देश जैसे कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादकों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधि अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है और और इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम करने के कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के नज़रअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने के लिए कहा, परंतु आप स्वयं यही नहीं कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? अब है भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा? अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में जो है वैश्वीकरण होने से क्या प्रभाव पड़ा? तो बेहतर प्रतिस्पर्धा ने उपभोक्ता, शहरी, धनी लोगों को लाभ पहुंचाया। जो प्रतिस्पर्धा है, जिस तरह से हमारे देश में दूसरे दूसरे देशों की जो है चीज़ें बिकने लगी, तो इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ी। इससे क्या हुआ कि देश में बहुत सारी चीज़ें आने लगी। मान लिया जाए, पहले अगर एक तरह की बिस्कुट आती थी तो अब 10 तरह की बिस्कुटें आने लगी, 10 तरह की जो है टॉफ़ी आने लगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अब ऑप्शन है, अगर हमें एक नहीं तो हम दूसरा ले लेंगे, तो इससे जो है हमें फ़ायदा हुआ। दूसरा कि जो क्वालिटी है वो भी अब अच्छी आने लगेगी, क्योंकि जिसका अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा उसका बिकेगा नहीं। तो हमेशा जो है सब जो है अपनी क्वालिटी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। अब जो धनी लोग थे उनको काफ़ी लाभ हुआ। आज लोग पहले से उच्च जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं।
आज अगर हम बात करें तो आज हम पहले के मुकाबले बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए और ये जो कंपनियां हैं उन्होंने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। स्थानीय उद्योगों को इन कंपनियों ने के ऑर्डर मिले और उन्होंने माल की आपूर्ति कर लाभ कमाया और समृद्ध हुए। इससे जो छोटे मोटे कंपनियां भी जो है लाभ कमा रही है, समृद्ध हो रहे हैं। देश में नई प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ। देश में जो है नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ। कई देसी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय रूप से विकसित हो गई। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनवैक्सी, एशियन पेंटर्स और सुंदरम फास्टर्स प्रमुख है इसमें। भारत सूचना और संचार के क्षेत्र में एक ताकतवर देश बन चुका है। भारत की अगर बात करें तो आज के समय में जो है सूचना और संचार के क्षेत्र में जो है एक ताकतवर देश बन चुका है। भारत से कॉल सेंटर, डाटा एंट्री, लेखकरण, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग की विश्व स्तरीय सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं। और बात अगर करें हम नकारात्मक प्रभाव की, देखिए अगर फिल्म में हीरो है तो उसमें विलन भी रहेगा। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि बढ़ती प्रतियोगिता से छोटे उत्पादकों को नष्ट कर दिया है। अब ये बड़े बड़े जो प्रतियोगिता हो रहे हैं, यानी जो इतने सारे, आज के समय में अगर आप एक फैक्ट्री खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको जो है बहुत प्रतियोगिता करनी पड़ेगी बाजार में, क्योंकि पहले से ही बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड है। लोग लोग आप में जो है क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये हो जाता है। और इससे जो है अब जो है बहुत ही नई नई तरीके की चीज़ें आ रही है। तो वो जो छोटे छोटे उत्पादक जो है ना, उनको इसने नष्ट कर दिया है बिल्कुल। भारत के अस्थाई लघु उद्योग, भारत की अगर बात करें तो यहाँ जो अस्थाई लघु उद्योग यानी लघु उद्योग क्या होता है, जैसे जो लोग सूप बनाते हैं, जो लोग जो है खाच बनाते हैं, जो लोग चटाई का काम करते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, उसको इसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। अमीरों और गरीबों की खाई बढ़ती जा रही है। इसके वजह से जो है अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। तो ये हो गई। अनियोजित क्षेत्र में रोजगार की अनिश्चितता बढ़ गई है। अनियोजित क्षेत्र में जो है रोजगार की जो है अनिश्चितता बढ़ गई है। श्रमिकों का शोषण बढ़ गया है, श्रमिकों का शोषण हो रहा है, क्योंकि आबादी बहुत है हमारे देश में और जो है काम उनसे जो है श्रमिक से जो है दुगना करवाया जा रहा है। पैसे बहुत ही कम दे रहे हैं, तो शोषण इसी को कहा गया है। कई भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा का दबाव सहन नहीं कर पाए और इसकी वजह से जो है वो तहस नहस हो गए। भारतीय किसानों ने की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारतीय किसानों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष क्यों जरूरी है। न्याय संगत यानी कि जो वैश्वीकरण हो बिल्कुल न्याय संगत हो, तो उसके लिए संघर्ष क्यों जरूरी है। यह बात स्पष्ट है कि वैश्वीकरण भारत में सबके लिए लाभप्रद नहीं है। ये बात तो हमने पढ़ ली कि जो वैश्वीकरण है वो सबके लिए लाभ नहीं दे रहा है, नुकसान भी हो रहा है लोगों को। भारत का शिक्षित, कुशल और संपन्न वर्ग के लोगों ने इसका पूरा लाभ उठाया। उन्होंने नए अवसरों की सर्वोत्तम प्रयोग किया। वहीं अगर भारत का गरीब, अशिक्षित, पिछड़ा और समाज के हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए लाभों से बिल्कुल वंचित है। उनके लिए जो है लाभ का ये कारण नहीं, क्योंकि जो शिक्षित है उनको तो पता है। उन्होंने जो है जो धनी लोग हैं उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली, उनका जो है उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने बहुत लाभ कमाया। लेकिन वही जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, हाशिए पर मतलब वो होता है जिसको बिल्कुल एक समाज की धारा से अलग कर दिया जाता है। गरीब किसान, खेतीहर मजदूर और कृषि कार्य से जुड़े लोग इनके दुष्परिणामों को ज़्यादा शिकार हुए हैं। इसका शिकार कौन हुआ है, गरीब किसान हुआ है, खेतीहर मजदूर हुआ है और भी जो छोटे छोटे जो कामगार हैं ना, वो इसके शिकार हुए हैं। समाज में छोटे और उत्पादकों और श्रमिक वर्ग प्रभावित हुआ है। समाज के छोटे उत्पादक और श्रमिक वर्ग जो है बहुत ही इससे जो है प्रभावित हुआ है। अब है न्याय संगत वैश्वीकरण संभव कैसे हो। इसका इसको हम जो है संभव कैसे बनाए, बिल्कुल जो कि ये अगर वैश्वीकरण जो है वो बिल्कुल न्याय पूर्वक हो, इसको संभव कैसे बनाए। तो इसको कैसे बना सकते हैं। सरकार को अपनी नीतियाँ इस प्रकार बनानी होगी जिससे कि सभी लोगों के हितों का संरक्षण हो। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी लोगों के हितों का संरक्षण हो।
सरकार श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन करे और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करे। जो श्रमिक का शोषण हो रहा है, तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि श्रमिकों के लिए बिल्कुल एक कानून बनाना चाहिए और ये सुनिश्चित करे कि कानून का पालन हो बिल्कुल। छोटे व्यापारी को प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जाए। छोटे जो व्यापारी हैं उनको प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जाए। विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के साथ समझौते करें ताकि अपने देश के हितों का रक्षण हो। विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले देशों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए और जो विकसित देश हैं जो कि अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, जो कि अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो वो जो है समान हितों यानी जो हमारे जैसे देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके साथ मिलकर जो है उनसे लड़ना चाहिए। न्याय संगत संघर्ष में जन संगठनों के साथ जोड़कर संघर्ष करना चाहिए और जो न्याय संगत संघर्ष है उनमें जो है लोगों के साथ जुड़कर जो है संघर्ष करना चाहिए। अब यहाँ पर है उनके जो है विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले देशों को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो ये वो लड़ाई की बात नहीं हो रही है कि बिल्कुल युद्ध हो हथियारों से। ये लड़ाई मतलब कि जो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं कि वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ जो है ये चैप्टर खत्म हुआ। इसके अब प्रश्न है तो प्रश्न तो आपको करने नहीं है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, हमसे क्या गलतियाँ हुई? जाहिर सी बात है कि अगर हमने इतना पढ़ा है तो हमसे ज़रूर बहुत सारी गलतियाँ होगी। हमें बताइए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।